हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी सीरीज में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज फॉर्मूले और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हो सकते हैं आपकी नीट की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही यूजफुल। तो वीडियो देखते रहिएगा लास्ट तक और बने रहिएगा हमारे साथ। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टी का पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी और कैपिलरी एक्शन से रिलेटेड फॉर्मूले और उन पे बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या कंसेप्ट लग सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो इसमें पहला हमारा है विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स दो लेयर जब वाटर की या किसी लिक्विड की मूव करती हैं तो उनके बीच में कितना फोर्स लगता है वो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, ईटा ए डीवी बाय डी वाई। यानी कि अगर दो लेयर हैं उनमें वेलोसिटी आपको मान लो इसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड दी हुई है, इसकी 10 मीटर पर सेकंड है, तो इनमें जो डीवी आएगा उसका वैल्यू 2 हो जाएगा और dy इज द डिफरेंस y डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स। तो अगर इनके बीच का डिस्टेंस मान लो 5 सेंटीमीटर है तो dy हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। eta इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका यूनिट आपका न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेकापॉइज, इसको डेकापॉइज भी बोलते हैं या पास्कल सेकंड भी बोलते हैं। तो eta हमारा ये है, एरिया जो है लेयर का जो एरिया होगा, एक लेयर का मान लो कुछ एरिया होगा और दूसरी लेयर का कोई एरिया होगा, तो इनका जो एरिया होगा वो एरिया हम यहां पे लेंगे। ओके, अगर एक लेयर का एरिया ज्यादा हुआ तो फिर हम कम वाला एरिया यहां पे कंसीडर करेंगे। तो ईटा ए डीवी बाय डी वाई इज द फॉर्मूला। इसको डेकापॉइज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो होता है 10 पॉइस के बराबर होता है। पॉइस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ द विस्कोसिटी, तो ये 10 पॉइस के बराबर होता है, इसलिए इसको डेकापॉइज भी बोलते हैं। एंड ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है लिक्विड का, ये डिक्रीज करता है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, लेकिन गैस का जो है इंक्रीज करता है। तो गैस के केस में ये इंक्रीज करता है और लिक्विड के केस में ये डिक्रीज करता है। ओके, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है। उसके अलावा ये जो फॉर्मूला है ये आपको अप्लाई करना आना चाहिए। तो F फोर्स इक्वल टू ईटा ए डीवी बाय डी वाई। कई बार फोर्स पर यूनिट एरिया भी पूछते हैं, तो फोर्स बाय एरिया अगर मैं करूं तो ईटा डीवी बाय डी वाई आ जाएगा। दैट इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेस, दैट इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेस। फोर्स पर यूनिट एरिया इज अ स्ट्रेस। ओके, नेक्स्ट हमारा है फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप। तो अगर कोई सिलेंड्रिकल पाइप है उससे लिक्विड फ्लो कर रहा है तो कितना वॉल्यूम पर सेकंड फ्लो करेगा, ये हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो जो वॉल्यूम फ्लो करेगा पर यूनिट टाइम यानी पर सेकंड, वो डिपेंड करेगा पाइप का रेडियस कितना है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना है, पाइप का लेंथ कितना है और पाइप के दोनों एंड में, जो दोनों इसके सीरीज हैं, ये जो दोनों इसके एंड हैं, इनके बीच में प्रेशर का डिफरेंस कितना है, अंदर कितना प्रेशर है, बाहर कितना प्रेशर है। तो यूजुअली क्या होता है यहाँ पे कि मान लीजिए कोई वेसल है और वेसल में यहाँ पे पानी भरा हुआ है यहां तक और ये ट्यूब यहाँ पे लगी हुई है, तो यहाँ का जो प्रेशर होगा वो पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच आ जाएगा और यहाँ का जो प्रेशर होगा वो पी नॉट होगा। तो जो प्रेशर डिफरेंस आएगा वो रो जी एच के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस जो आएगा P2 माइनस P1 वो रो जी एच के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम P2 माइनस P1 जो लिखेंगे रो जी एच के बराबर आ जाएगा। तो जो फॉर्मूला बनता है Q या रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड वॉल्यूम पर सेकंड, जो फ्लो हो रहा है मीटर क्यूब पर सेकंड, वॉल्यूम जो फ्लो हो रहा है, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 8 आर की पावर 4 ईटा P1 माइनस P2 बाय L। आर जो है रेडियस ऑफ द पाइप है, ईटा जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, L जो है इसका लेंथ है और P1 माइनस P2 इज द प्रेशर डिफरेंस। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका ऐसा बन जाता है कई बार कि अगर हम इसको सीरीज में पाइप को जोड़ दे तो क्या होगा, ऐसे केस में यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, तो वो सब हमें निकालना है। तो जैसे आपने रेजिस्टेंस में आप लोग करते हो कि जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें कि यहाँ से जितना पानी आ रहा है उतना पानी यहाँ से आगे जा रहा होगा, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज सेम। तो Q1 जो है आपका डिस्चार्ज और यहाँ का जो Q2 डिस्चार्ज है वो सेम होगा। अगर वो दोनों डिस्चार्ज सेम है Q1 और Q2, तो यू कैन राइट दैट पाई बाय 8 आर की पावर 4 ईटा P1 माइनस P2। P1 माइनस P2 मतलब इन दोनों जगह का प्रेशर बाय इसकी लेंथ शुड बी इक्वल टू यहाँ का जो है सब कुछ ये लगाएंगे। अगर हम पाई बाई 8 आर की पावर 4 यानी यहाँ का रेडियस, यहाँ का ईटा, ईटा तो सेम होगा, लिक्विड सेम है, P1 माइनस P2 मतलब इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस डिवाइड बाय इसका लेंथ, तो उन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो यहाँ का हमारा प्रेशर निकल जाएगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आपने हीट में भी किए होंगे, जब हीट आपने पढ़ा होगा तो वहां पे भी किए होंगे और यहाँ पे भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस जब आप यूज करते हैं वहां पे भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं। तो हर जगह हम लोग ये सेम कंसेप्ट यूज करते हैं कि जो आपका यहाँ से फ्लो है वो सेम होगा, चाहे वो चार्ज का फ्लो हो, चाहे वो हीट का फ्लो हो, चाहे वो करंट का फ्लो हो, तो फ्लो हमारा सेम रहता है। तो Q1 इक्वल टू Q2, इसको डिस्चार्ज भी बोलते हैं।
मतलब कितना वॉल्यूम पर सेकंड फ्लो कर रहा है, मीटर क्यूब पर सेकंड में लिखते हैं ना, डीवी बाई डी टी, तो वो हमारा इस फॉर्मूले से आएगा पाई बाई 8, ये ध्यान रखिएगा, पाई बाई 8 डेल्टा पी आर की पावर 4 ईटा एल, तो ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर एक नंबर है जो कि बताता है आपको कि आपका जो लिक्विड है उसका फ्लो टर्बुलेंट है या लेमिनार है। तो ये जो होता है इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया बाय विस्कस फोर्स का रेशो होता है। इन दोनों का रेशो अगर आप निकालोगे एक पाइप के लिए तो रो वी डी बाई ईटा आएगा, रो वी डी बाई ईटा। व्हाट इज रो? रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जो से पानी फ्लो कर रहा है उसका लिक्विड का डेंसिटी, पानी है या कोई भी लिक्विड है। यू इज द मीन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी कितनी है पानी की, और डी इज द डायमीटर ऑफ द पाइप, जो पाइप है उसका डायमीटर कितना है, और ईटा इज द विस्कोसिटी। तो ये पाइप फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर का जो वैल्यू आता है रो वी डी बाई ईटा आता है। तो आपके लिए पाइप फ्लो ही पूछता है, बाकी फ्लो आपके कोर्स में नहीं है, तो पाइप फ्लो के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसका वैल्यू जब आपने निकाल लिया, अब आप चेक करते हो कि इसका वैल्यू 2000 से कम है या 2000 से ज्यादा है, सॉरी 4000 से ज्यादा है। अगर ये 2000 से कम है तो आपका फ्लो जो होगा लैमिनार फ्लो होगा, लेकिन अगर ये 4000 से ज्यादा है तो फ्लो आपका टर्बुलेंट हो जाएगा, और अगर इनके बीच में है तो फ्लो आपका अनस्टेडी फ्लो होगा, बार बार उसका लेमिनार से टर्बुलेंस में चेंज होता रहेगा, कभी लेमिनार कभी टर्बुलेंट, कभी लेमिनार कभी टर्बुलेंट, तो चेंज होता रहेगा, अनस्टेडी फ्लो यहां पे हो जाएगा, ट्रांजिशन फ्लो एक तरह का हो जाएगा। तो यहां पे रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू 2000 से 4000 के बीच में आता है। ओके, तो रेनॉल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ टू फोर्सेस पर यूनिट एरिया, माने स्ट्रेस का रेशियो है, तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसका केवल एक नंबर आता है। ओके, तो दिस इज द रेनॉल्ड नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। नेक्स्ट हमारा स्टोक्स लॉ है। स्टोक्स लॉ है कि अगर कोई लिक्विड में अगर हम किसी बॉल को ड्रॉप करें, तो अगर लिक्विड हमारा विस्कस लिक्विड है तो वहां पे एक विस्कस फोर्स लगेगा ऊपर को। इसमें दो फोर्स ऑलरेडी लगी रहे हैं, तो mg फोर्स नीचे लग रहा है इस बॉल पे, और एक बॉयंसी फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, दो फोर्स तो लग रहे हैं। उसके अलावा एक तीसरा फोर्स आ जाता है जिसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। तो यहाँ पे विस्कस फोर्स जो यहाँ पे लगेगा उसका वैल्यू आता है 6 पाई ईटा आरवी। ईटा तो इस लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आर जो है इस बॉल का रेडियस है, और वी जो है वो वेलोसिटी ऑफ द बॉल है, जो जिस स्पीड से बॉल मूव कर रही है वो वेलोसिटी है। तो अगर स्पीड ज्यादा होगी तो विस्कस फोर्स ज्यादा लगेगा, स्पीड कम होगी तो विस्कस फोर्स कम लगेगा। ओके, तो दिस इज नोन एज स्टोक्स लॉ। इस पे बेस्ड हमारा जो है अगला जो हम पढ़ेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, इस पे बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें क्वेश्चन आते हैं। इसमें तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन टर्मिनल वेलोसिटी पे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखते हैं टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है और उस पर कौन से क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी। तो कोई स्फीयर जब आपका मूव करता है, पानी में आप डालते हो उसको, तो उसकी स्पीड पहले बढ़ती है, और बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे फिर क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि विस्कस फोर्स बढ़ता जाता है, तो उसका नेट जो एक्सेलरेशन होता है वो कम होते होते जीरो हो जाता है, और फिर स्फीयर जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे मूव करता है। इसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है 2/9 डिफरेंस ऑफ डेंसिटी आर की पावर 2 जी बाय ईटा, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है। तो ये जो फॉर्मूला हमारा आया है इस पे बेस्ड काफी क्वेश्चन आते हैं। इस पे बेस्ड क्या क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन तो इस पे ये आ सकता है कि मान लीजिए एक आपका बॉल है, उसको आपने लिक्विड में डाला, ये गोल्ड का बॉल है, इसकी डेंसिटी दी होगी आपको, लिक्विड की डेंसिटी दी होगी। एक केस में आपने एक सिल्वर की बॉल डाली, उसकी डेंसिटी दी होगी आपको, लिक्विड की डेंसिटी तो सेम रहेगी दोनों केस में। तो बताओ इस केस में अगर टर्मिनल वेलोसिटी आपकी कुछ आई, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, तो इस केस में दूसरे केस में कितनी आएगी। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे तो टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है वो डेंसिटी के डिफरेंस पे डिपेंड करती है। तो आप दोनों केस में डेंसिटी का डिफरेंस निकाल लें, बाकी चीजें तो सेम है। आपका आर अगर मान लो रेडियस सेम है दोनों बॉल का, तो रेडियस सेम है, जी सेम है, ईटा तो लिक्विड का सेम ही रहेगा, तो दोनों केस में केवल ये फर्क पड़ेगा। तो हमारी टर्मिनल वेलोसिटी शुड बी प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन द डेंसिटीज, डेंसिटी ऑफ द बॉल माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो इन दोनों को माइनस करके दोनों केस में देख लेंगे, उसका रेशियो निकाल लेंगे। उसके अलावा और क्या क्वेश्चन आता है, मान लो रेडियस यहाँ पे मैं बॉल की डबल कर दूं, रेडियस बॉल की डबल कर दूं, तो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी सेम लिक्विड में, सेम बॉल की डेंसिटी, ये क्वेश्चन हो सकता है। या फिर मान लीजिए कई सारी आपकी ड्रॉप हैं, मान लो कोई ड्रॉप नीचे गिर रही है, पानी की बूंद, रेन हो रही है, पानी नीचे गिर रहा है, और इसकी टर्मिनल वेलोसिटी vt है। अब ऐसी जब कई सारी बूंदें आपस में मिलेंगी, मान लो आपकी 20 बूंदें या 27 बूंदें या 9 बूंदें ऐसे मिल गई, तो उस केस में अगर ये मिलके एक बूंद बनाती हैं, तो उस केस में बताओ टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी, ये कितनी होगी। आपको ये पता है कि एक ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी मान लो कुछ होती है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये सारी बॉलें अगर अपनी सारी बूंदें अगर मिलके एक
कंबाइंड एक ड्रॉप बना दें तो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी आएगी, ये आपसे पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बन सकता है, कर सकते हैं इसे हम। रेडियस हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम लगाएंगे, तो रेडियस का हमारा रेशो आ जाएगा दोनों, इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस कितना होगा। अब दोनों केस में क्या होगा, रेडियस आपका रेशो आ जाएगा, तो आर की पावर 2 पे डिपेंड करता है, बाकी चीजें सेम है, आपकी डेंसिटी का डिफरेंस सेम है, ईटा सेम है, जी सेम है, तो आर की पावर 2 पे डिपेंड करेगा। तो आप देख लो कि यहाँ पे आर स्क्वायर और आर स्क्वायर का रेशो कितना आ रहा है, तो टर्मिनल वेलोसिटी का रेशो भी सेम आ जाएगा, तो ये निकाल लेंगे हम लोग। ओके, अगला कंसेप्ट क्या आ सकता है, कई बार ये बोलते हैं कि मान लो जो सराउंडिंग मीडियम है, मान लो ड्रॉप आ रही है एयर में, एयर की डेंसिटी इज नेग्लिजिबल, या जिस मीडियम में गिर रहा है बॉल उसकी डेंसिटी नेग्लिजिबल है, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कि Vt इज प्रोपोर्शन टू, या Vt इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर डेंसिटी ऑफ द बॉल G बाई ईटा। इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये भी हो सकता है। उसमें फिर पूछेंगे आपको कि बोलेंगे कई बार कि मान लो अगर मैं रेडियस को डबल कर दूं, मास को हाफ कर दूं, तो कितनी आपकी वेलोसिटी आएगी। तो आपको पता है मास अगर मैं हाफ करूंगा, रेडियस डबल करूंगा, डेंसिटी कितनी हो जाएगी मेरी, तो पुट कर देंगे यहाँ पे। तो रिलेशन हमें पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो वहां से हम रिलेशन निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे आर है, डेंसिटी है, इन दोनों में क्या रिलेशन, तो वॉल्यूम डबल कर दिया। जैसे आपका आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा कि अगर मैंने रेडियस डबल कर दी, मास हाफ कर दिया, वो सब। तो ऐसे सब क्वेश्चन भी यहाँ पे बन सकते हैं। तो इस पे बेस काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं इस कंसेप्ट पे बेस, टर्मिनल वेलोसिटी पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन इसका सब कंसेप्ट पे जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो हम डिफाइन करते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड, जिसके कारण ये अपनी लेयर को जो है श्रिंक करने की कोशिश करता है, और इसको जब हम डिफाइन करते हैं, इट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज सरफेस टेंशन। तो टी जो हमारा होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। अगर आपको फोर्स निकालना है सरफेस टेंशन के कारण, तो आपको लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मान लीजिए कोई स्क्वायर फ्रेम है आपका, और इस स्क्वायर फ्रेम में आपने कोई फिल्म बनाई, और वो पूछे आपसे कि यहाँ पे ये फिल्म इस पे कितना फोर्स लगा रही है, तो आप क्या करेंगे, सरफेस टेंशन से लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ का फोर्स आएगा, फिर यहाँ का, फिर यहाँ का, फिर यहाँ का, तो हम फोर्स से निकाल सकते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि अगर हमारी दो लेयर हैं, जैसे इस केस में दो लेयर होंगी, अगर फिल्म बनेगी तो हम डबल कर देंगे फोर्स को, क्योंकि ऊपर वाली लेयर भी एक फोर्स लगाएगी अंदर को, और बाहर वाली जो पीछे वाली लेयर होगी वो भी लगाएगी। तो हम क्या करेंगे, सरफेस टेंशन का फोर्स डबल कर देंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। उसके अलावा क्या पूछेंगे, मान लो एक बीकर है, बीकर में पानी भरा हुआ है, इसमें एक मैं मान लो एक इस सरकमफ्रेंस पे फोर्स पूछूं, तो आप क्या करेंगे, फोर्स इंटू सरकमफ्रेंस कर देंगे, तो फोर्स इंटू 2πr, फोर्स इंटू 2πr। और यहाँ पे हम डबल नहीं करेंगे फोर्स को, क्योंकि यहाँ पे एक ही लेयर है जो कि एयर के कॉन्टेक्ट में है, नीचे तो पानी भरा हुआ है, तो फोर्स इंटू 2πr करेंगे। यहाँ पे अगर आप करोगे तो फोर्स इंटू मान लो 4L है, तो फोर्स इंटू 4L इंटू 2 करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे डबल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कई बार कि ये वर्टिकल अगर फ्रेम है कोई, और यहाँ पे कोई वायर है, और आपने कोई वेट टांग दिया, यहाँ पे हल्का सा छोटा सा वेट टांग दिया, तो कितना वेट आप टांग सकते हो ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्स निकाल लेंगे, इस वायर पे कितना फोर्स ये लेयर लगा रही है, जो ऊपर लेयर बनी हुई है, ये फोर्स कितना लगा रही है, तो कितना आएगा, टेंशन इंटू लेंथ करेंगे, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2t इंटू एल आ जाएगा, दैट शुड बी इक्वल टू W या mg। तो वहां से हम m का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। तो आपको बस ध्यान, यहाँ पे क्या सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते। जब भी ऐसा लेयर वाला क्वेश्चन आता है 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो वो मत भूलिएगा, बाकी इजी क्वेश्चन आते हैं, कर लोगे आप लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी जो होता है वो हम कैसे निकालते हैं, सरफेस एनर्जी हम लोग सरफेस टेंशन को एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो किसी सरफेस का सरफेस एनर्जी आता है। मान लीजिए कोई लिक्विड ड्रॉप है आपकी, तो इसमें हम सरफेस टेंशन इंटू 4πr स्क्वायर करेंगे, तो हमारा सरफेस एनर्जी आ जाएगा। मान लो ये लिक्विड ड्रॉप ना होती, बबल होता, कोई सोप बबल होता, तो फिर हम क्या करते, टी इंटू 4πr स्क्वायर करते और इंटू 2 और करते, क्योंकि आपकी जो एक लेयर ये वाली होगी जो एयर के कॉन्टेक्ट में है, और एक लेयर अंदर वाली भी एयर के कांटेक्ट में, क्योंकि अंदर भी एयर है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है हमेशा कि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन सब केसेस में। तो सरफेस एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसे बोलेगा कि आपका एक वायर फ्रेम है, इसका आपने एरिया मान लो डबल कर दिया, इसको जो फिल्म आपकी बनी हुई है यहाँ पे, इस फिल्म को आपने खींचा और फिर एरिया डबल कर दिया, तो सरफेस एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो आप पहले इनिशियल सरफेस एनर्जी निकालोगे, तो कैसे निकालोगे, सरफेस टेंशन इंटू एरिया इंटू 2 भी करना पड़ेगा, फिर दोबारा नया वाला एरिया सरफेस टेंशन इंटू ए डैश इंटू 2 करेंगे, तो नया वाला आपका सरफेस एनर्जी आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो चेंज इन सरफेस एनर्जी आ जाएगा। अगर आपसे वर्क डन पूछेगा तो वर्क डन आ जाएगा, चेंज इन सरफेस एनर्जी अगर आप माइनस करोगे
तो जो सरफेस एनर्जी का चेंज होगा वर्क डन के बराबर होगा, तो वो आप निकाल सकते हो इसमें। उसके अलावा ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपकी कई सारी ड्रॉप मिलके एक बड़ी ड्रॉप बना दिया, तो सरफेस एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो आप पहले इनका सबका जो है एरिया निकाल लो। तो आपकी एन ड्रॉप है मान लो ये, तो एरिया एन इंटू 4πr² होता है, 4πr² इंटू सरफेस टेंशन करोगे, है ना, ड्रॉप है ये, बबल नहीं है, ड्रॉप है। तो एक बार लेंगे 4πr², एन इंटू 4πr² इंटू टी करेंगे। बड़ी वाली ड्रॉप का जो सरफेस एनर्जी होगा वो 4π इंटू कैपिटल R², इसका जो रेडियस होगा कैपिटल R² इंटू टी करेंगे। तो ये दोनों का सरफेस एनर्जी आ गया। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें तो हमारा चेंज इन सरफेस एनर्जी या फिर वर्क डन आ जाएगा। ओके, तो यहां पर क्या होगा कि आर निकालने के लिए आपको कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम लगाना पड़ेगा, वहां से हम आर निकालेंगे, मैंने इसका जो वॉल्यूम होगा n इंटू 4/3 πr³, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 कैपिटल R³। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आर जो कैपिटल आर होगा वो स्मॉल आर इंटू एन की पावर 1/3 ऐसे कुछ करके आ जाएगा, तो आप निकाल सकते हो। ओके, इसके अलावा जो आपका ये प्रोसेस होगा इसमें क्या होगा, सरफेस एरिया कम होगा। सरफेस एरिया कम होगा अगर, तो सरफेस एनर्जी घटेगी। अगर वो एनर्जी घटेगी तो कहां चली जाएगी, वो एनर्जी हीट की फॉर्म में लिबरेट हो जाएगी। तो जो आपने चेंज इन सरफेस एनर्जी निकाला वो हीट के बराबर होगा। तो कई बार ऐसे पूछ लेता है कि टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा, तो उस हीट को हम लिख सकते हैं mc डेल्टा टी या ms डेल्टा टी। तो इसका हम चेंज इन टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं। अगर रिवर्स प्रोसेस हुआ ये तो सरफेस एरिया बढ़ेगा। अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उस केस में आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो चेंज इन सरफेस एनर्जी आएगी वो वर्क डन के बराबर आएगी, तो वो हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे सब क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, बस ध्यान ये रखिएगा कि एरिया डबल करना है अगर हमारा बबल वाला क्वेश्चन आया तो। ओके, नेक्स्ट हमारा है एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर आपके जब सरफेस, दो सरफेस होते हैं, उनके साइड अगर कंडीशन डिफरेंट होती है तो एक साइड प्रेशर ज्यादा होता है, एक साइड कम होता है। तो अगर हम एक्सेस प्रेशर निकालें तो अगर मान लो सरफेस आपका फ्लैट है तो दोनों तरफ प्रेशर बराबर होता है, तो एक्सेस प्रेशर इज 0। अगर आपकी लेयर मान लो एक तरफ को कॉन्वेक्स है तो इस साइड को जो आपका प्रेशर होता है कॉन्केव साइड को ज्यादा होता है, विच इज 2T/R ज्यादा होता है। तो एक्सेस प्रेशर दिस साइड इज 2T/R। अगर ये इधर से हम देखें तो इधर को प्रेशर ज्यादा होगा, इधर को आपका कॉन्केव साइड है तो 2T/R इधर आ जाएगा। अगर हम ड्रॉप का केस देखें तो ड्रॉप के केस में ये 2T/R ज्यादा होगा, अंदर ड्रॉप के अंदर जो प्रेशर होगा बाहर के मुकाबले 2T/R ज्यादा होगा। तो अगर बाहर प्रेशर P0 है, एटमॉस्फेरिक है, तो अंदर प्रेशर P0 प्लस 2T/R होगा। ओके, तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि लेक के अंदर कोई ड्रॉप है, लेक के अंदर मान लो कोई बबल है या समथिंग कुछ है, तो उस केस में प्रेशर कितना होगा। तो उस केस में मान लो बाहर का प्रेशर P0 प्लस ρgh होगा। अगर वो h डेप्थ पे है तो प्रेशर P0 प्लस ρgh होगा बाहर का, तो अंदर का प्रेशर प्लस 2T/R करेंगे तो अंदर का प्रेशर उससे आ जाएगा, अगर कोई यहां पे एयर बबल है तो। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप 2T/R होता है। तो इसमें तो क्वेश्चन नॉर्मली ऐसे पूछता है कि आपकी वही फिर बबल कई सारी ड्रॉप, सॉरी, इसमें तो क्वेश्चन वही पूछता है कि आपकी कई सारी ड्रॉप मिलके अगर बड़ी ड्रॉप बना दें तो एक्सेस प्रेशर कितना हो जाएगा। तो आपका रेडियस का रेशियो इनवर्स रेशियो पर डिपेंड करता है ये। अगर रेडियस आपका चेंज हो रहा है तो एक्सेस प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, तो ये हो सकता है। उसके अलावा अगर बबल है तो बबल में एक्सेस प्रेशर 4T/R लेना पड़ता है, डबल लेना पड़ता है ना, क्योंकि बबल में जो होता है प्रेशर, यहां का जो प्रेशर होता है वो बाहर के मुकाबले 4T/R ज्यादा होता है। ठीक है, तो हमें बबल में 4T/R लेना है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि आपका दो बबल हैं, उनके में एक्सेस प्रेशर का रेशो मान लो आपको दे देगा कि एक्सेस प्रेशर का रेशो 1:3 है, तो बताओ वॉल्यूम का रेशो कितना होगा। तो अगर आपको एक्सेस प्रेशर का रेशो पता है तो आप रेडियस का रेशो निकाल सकते हो, रेडियस इनवर्सली रिलेटेड है उससे। फिर रेडियस का रेशो निकालने के बाद वॉल्यूम का रेशो भी निकाल सकते हैं, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। या बोल सकते हैं कोई बबल है आपका, उसका हमने रेडियस बढ़ा के R से 2R कर दिया, तो एक्सेस प्रेशर कितना ज्यादा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सेस प्रेशर जो है इनवर्सली रिलेटेड है R से, तो अगर आप R को 2R करोगे तो एक्सेस प्रेशर आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा उसका। ठीक है, तो छोटे बबल में प्रेशर ज्यादा होता है, बड़े बबल में एक्सेस प्रेशर कम होता है, तो वो हम कर सकते हैं। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर दो बबल कोलीज कर जाएं और एक सिंगल बबल बना दे तो उनका रेडियस कितना आएगा। तो उनका रेडियस अगर आप निकालेंगे आइसोथर्मल कंडीशन में तो ये रेडियस का आपका रेशो आएगा, दिस इज बाय यूजिंग P1V1 प्लस P2V2 इक्वल टू PV। ओके, तो दिस इज एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। nRT है, T आपका कांस्टेंट है, तो n यहाँ पे अगर हम माने N1 प्लस N2 विल बी इक्वल टू नेट n। इस बबल में जो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस होंगे और इसमें होंगे वो इस बबल में मिला के होंगे, तो N1 प्लस N2 इक्वल टू n। तो ये निकाल के ये फॉर्मूला हमारा बनता है अगर दो बबल जुड़ के एक बबल बना दे तो। सेकंड आपका जो है ये है कि अगर दो बबल आपके कांटेक्ट में हो, एक का रेडियस R1 है और एक का R2 है,
तो यहां पे जो रेडियस होगा ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो रेडियस कितना होगा, तो वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, R इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाय R1 माइनस R2। तो इस फॉर्मूले से हम लोग इसका रेडियस निकाल सकते हैं। तो ये भी एक डेरिवेशन है, अगर आपने किया होगा तो आपको ध्यान होगा, अदरवाइज आप याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला आता है। एक्सेस प्रेशर से ड्राइव करते हैं उसको भी, है ना, तो आ जाता है वहां से। नेक्स्ट है कैपिलरी राइज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी राइज जो होता है ट्यूब में, उसका फॉर्मूला बनता है 2t cos थीटा बाय r रो जी। 2t cos थीटा बाय r रो जी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका। यहां पे जो r है आपका, r इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, एंड थीटा जो है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, t इज द टेंशन, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड है, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर आपको इस फॉर्मूले को मिनिस्कस की रेडियस की फॉर्म में लिखना है, तो आपको पता है यहाँ पे कि जो मिनिस्कस की रेडियस होती है वो r बाय कॉस थीटा होती है। तो उसको हम फॉर्मूले को बन जाएगा 2t बाय कैपिटल R रो जी। तो कैपिटल R अगर आप लिखेंगे तो वो आपकी रेडियस ऑफ मिनिस्कस है। तो यूजुअली हम ये वाला फॉर्मूला याद रखते हैं जो कि रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब के टर्म में होता है, लेकिन अगर मिनिस्कस के टर्म में आ गया, रेडियस ऑफ मिनिस्कस आ गई, तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसमें सारे टर्म इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कॉस थीटा आपका चेंज हो गया, अगर मान लीजिए थीटा आपका ऑब्ट्यूज हो गया, जैसे मरकरी के केस में थीटा मोर देन 90 होता है, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो आपका कैपिलरी राइज की जगह कैपिलरी फॉल हो जाएगा। तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारा रेडियस ऑफ मिनिस्कस बढ़ गया, मान लो आपने डबल कर दिया, तो एच हमारा आधा हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे आर एच से इनवर्सली रिलेटेड है। अगर आपने डेंसिटी ऑफ द लिक्विड चेंज कर दी तो चेंज हो जाएगा। अगर आपने जी चेंज कर दिया, मान लो कि आपने कहीं पे जी का वैल्यू मून पे कुछ और है, तो वहां पे मिनिस्कस का हाइट जो है फिर आपका चेंज हो जाएगा, वो फर्क पड़ जाएगा वहां पे। उसके अलावा मान लो फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल में जी इफेक्टिव 0 होता है, तो जी इफेक्टिव अगर 0 होगा तो एच आपका क्या होगा, इनफाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट नहीं होगा, एल के बराबर हो जाएगा। जो कैपिलरी ट्यूब की लेंथ है उसके बराबर आपका एच का वैल्यू आ जाएगा। तो जब इनसफिशिएंट आपकी कैपिलरी ट्यूब होती है और कैपिलरी राइज उससे ज्यादा आ रहा होता है, कैपिलरी ट्यूब छोटी होती है, तो क्या होता है, आपका लिक्विड जो है उसकी पूरी हाइट तक चढ़ के वहां पे रुक जाता है, उससे बाहर नहीं निकलता, हाइट तक चढ़ के रुक जाता है। तो जो आपका एच होता है वो कैपिलरी ट्यूब की लेंथ के बराबर आ जाता है, उस केस में बराबर आता है। तो अगर आपकी लिक्विड फ्री फॉल कर रहा है या सैटेलाइट में रखा हुआ है जहां पे जी इफेक्टिव 0 है, तो उस केस में एच इक्वल टू कैपिलरी ट्यूब की लेंथ के बराबर ले लेंगे हम लोग। ओके, चलिए, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, सब पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। ओके, अगर कैपिलरी हमारी इनसफिशिएंट लेंथ की है तो उस केस में क्या होगा कि अगर मान लो ये लेंथ आपकी कैपिलरी राइज यहां तक हो रहा है, आपने ट्यूब छोटी ले ली, इससे इतनी हाइट की ले ली, या आपने काट दी ट्यूब, तो क्या होगा, राइज आपका यहां तक होगा जहां तक इसकी लेंथ होगी, और ये अपनी मिनिस्कस जो है ये साइज चेंज कर देगा, ये मिनिस्कस जो है ये रेडियस अपना चेंज कर देगा। तो दोनों केस में जो आपका रिलेशन आता है वो आता है एच इंटू आर इक्वल टू एच डैश इंटू आर डैश। तो यहाँ पे जो आपका एच है इंटू इसका रेडियस ऑफ मिनिस्कस इक्वल टू एच डैश इंटू इसका रेडियस ऑफ मिनिस्कस, तो वो कांस्टेंट रहता है आपका एच इंटू आर इक्वल टू एच डैश इंटू आर, आर डैश। तो ये 2t बाय रो जी के बराबर भी होता है, पिछले फॉर्मूला आपने देखा था। तो वहां फॉर्मूले में आपका, अगर आप यहां पे देखेंगे मैं h इंटू आर कर दूं तो 2t बाय रो जी बचेगा यहाँ पे। तो 2t बाय रो जी इज कांस्टेंट, वो हमारा हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो इनसफिशिएंट लेंथ की जब भी ट्यूब होती है उस केस में l इक्वल टू आर के बराबर आ जाता है। तो इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि इस केस में रेडियस ऑफ मिनिस्कस कितना होगा या लेंथ हाइट ऑफ कैपिलरी राइज कितना होगा, तो कैपिलरी राइज जो होगा ट्यूब के बराबर आ जाएगा। उसके अलावा ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि अगर मैंने कैपिलरी, इस केस में तो नहीं, पिछले केस में बन सकता है क्वेश्चन कि अगर मैं कैपिलरी ट्यूब का रेडियस आधा कर दूं तो हाइट कितना हो जाएगा, तो हाइट डबल हो जाएगा, हमने देखा था। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, माने या मास ऑफ द लिक्विड जो ऊपर चढ़ा है वो कितना होगा, तो वो सब क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको मास भी निकालना पड़ सकता है इस फॉर्मूले से, है ना। जो ये फॉर्मूला था आपका ये वाला, तो अगर मैं आर को हाफ कर दूं तो एच आपका डबल हो जाएगा, लेकिन मास कितना हो जाएगा, तो मास आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो वहां से हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा। तो दिस इज दिस थिंग। तो यहाँ पे आपको पता है रेडियस क्या होती है। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें कैपिलरी राइज का, तो इसके क्वेश्चन जरूर करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आपको पता है, वाटर के लिए 0 लेना है आपको, मर्करी के लिए लगभग 138 के आसपास आता है, वो आपको दिया रहेगा वैल्यूज का, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। तो होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को पसंद करना यार, और कमेंट में जरूर लिखना कि आप और किस तरह की वीडियो चाहते हो और किस तरह का आपका हेल्प हम लोग कर सकते हैं नीट में। तो पढ़ते रहिए, नीट के लिए तैयारी करते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।